अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसका ताल्लुक जो है वो साइंस से, टेक्नोलॉजी से है और मुसलमानों से है। पार्ट 1 के अंदर जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, कुछ तफसीलात से आपको आगाह किया कि कैसे जो है मुसलमानों में ये रुझान नहीं पाया जाता साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ। उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन इतनी कुछ ख़ास नहीं रही। और अगर आप नोबेल प्राइज़ की बात करें तो 128 साल हिस्ट्री में जहाँ 492 नोबेल प्राइज़ जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए, उसमें से मुसलमानों का हिस्सा जो है वो सिर्फ 3 साइंसदान थे जिनको जो है वो ये जिनके नसीब में ये आया कि उनको जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला। और उनकी उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थी साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर, उसका जो शुमार होता है या उसको उसको जानने के लिए या मानने के लिए जो है उनको वेस्ट जाना पड़ा। उनके अपने मुल्क के अंदर रहते हुए उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को जो है वो नहीं सराहा गया। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी डिस्कस किया कि कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी में जो है वो बहुत सारे कमेंटेटर्स का ये कहना है कि जो मुसलमान हैं उनका जो ताल्लुक है वो इसलिए वो पीछे हैं कि वो कॉज एंड इफेक्ट को जो है वो अप्लाई नहीं करते और हर चीज़ जो है वो अल्लाह के सबूत कर देते हैं, खुदा के सबूत कर देते हैं कि ये इस चीज़ में जो है वो खुदा की मर्जी है। और वो किसी भी कुदरत में होने वाले फिनोमेना को जो है वो उसकी खोज नहीं करते या इंक्विजिटिव अप्रोच के साथ जो है उसको जो है उसका उसकी उसकी जो है वो मालूमात के अंदर नहीं जाते और बिल्कुल खुदा के सबूत करके मामला जो है वो बरी-ज़िम्मा हो जाते हैं। फिर हमने कुछ ज़िक्र किया कमेंटेटर्स की राय के बारे में कि उन्होंने जो है क्लर्जी को, जो मुसलमान क्लर्जी है उसको भी जो है मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया कि उन्होंने इस तरह के कॉन्सेप्ट जो हैं वो मुसलमानों में आम किए हुए हैं कि सवाल अगर आप पूछोगे तो बिल्कुल आप एक तरह से मुल्हिद हो जाओगे। और इस मैंने मौदूदी साहब की मिसाल दी, किस तरह उन्होंने जो है वो डिसलाइक किया सोशियोलॉजी को, साइंस को, टेक्नोलॉजी को और जदीद उलूम को, कि वो जो है ना एक तरह से एथिज़्म की तरफ आपको लेके चले जाते हैं और इंसान जो है वो बिल्कुल एक तरह से इस्लाम से उसको वो खारिज हो जाता है अगर वो बहुत ज़्यादा साइंस की तरफ जाए और बहुत ज़्यादा सवाल करे। पार्ट 2 के अंदर जो है हम इसकी कुछ और तफसीलात जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि वो भी मेरी कम्युनिटी में शामिल हों और मेरा चैनल ग्रो करे उनकी वजह से। और जो है ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, इसका जो है वो उनको भी इदराक हो और इवेंचुअली मुझे मोटिवेशन मिले उनके सब्सक्राइब करने से, टू मेक गुड कंटेंट फॉर यू गाइस इन द लॉन्गर रन। तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। वीडियो पे वापस आते हैं। तो जैसे मैंने आपको ये तमाम बातों के बारे में बताया, इस तरह मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बहुत सारे कमेंटेटर्स जो हैं वो हिस्ट्री में जो है वो इस चीज़ को भी हाईलाइट करते हैं कि मुसलमानों की जो कंट्रीब्यूशन है साइंस में, टेक्नोलॉजी में शुरू के दिनों में वो बहुत ज़्यादा थी, जिसको जो है गोल्डन एज का नाम दिया जाता है। और एक तरह से मुसलमानों की ये हालत शुरू से ऐसी नहीं थी। ये तो चूंकि लेटर स्टेज के अंदर जाके जो है वो इस तरह डेवलप हुई। शुरू में जो है वो यूरोप जो है वो एक तरह से डार्क एजेस के अंदर था और वहाँ पे जो है चर्च का की जो मोनोटनी थी वो बहुत ज़्यादा पाई जाती थी और कोई भी बंदा इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं रख पाता था। लेकिन उस दौर के अंदर जो है 1000 साल पहले मुसलमान जो लोग थे या मुसलमान साइंसदान थे, उनकी कंट्रीब्यूशन चाहे वो मेडिसिन में ले लें या मैथमेटिक्स में ले लें, फिजिक्स में ले लें या किसी और फील्ड में ले लें, तो उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रही हैं। कुछ जो है चाहे उसमें जो है अगर आप मुसलमान साइंसदानों का नाम लें तो जैसे इब्न सीना है, इब्नुल हैतम है, इस तरह बहुत सारे और जो है मशहूर नाम आपको हिस्ट्री के अंदर देखने को मिलेंगे, जिन्होंने किसी ने जो है वो अर्थ का सर्कमफेरेंस जो है वो दरियाफ्त किया विदाउट हैविंग एनी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट। किसी ने जो है वो अलजबरा के ऊपर काम किया और उसको जो है क्योंकि अलजबरा जो है मैथमेटिक्स का एक बहुत ही उसका अलजबरा का बहुत कलीदी किरदार है मैथमेटिक्स के अंदर।
किसी मुसलमान साइंसदान ने उसके ऊपर बहुत काम किया, किसी ने ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बहुत काम किया, किसी ने मेडिसिन के ऊपर बहुत काम किया, और किसी ने साइकोलॉजी के ऊपर, किसी ने बायोलॉजी के ऊपर जो है वो बेशबहा कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो उनकी देखने को मिली। और मुसलमानों ने जो है वो एक तरह से जो है वो अगर आप इस तरह से उसको लें कि जो उनका पिलर था या उनका जो फाउंडेशन थी उस दौर के अंदर जो है वो यूरोप की इतनी ज़्यादा नहीं थी, गैर मुस्लिमों की नहीं थी, जबकि मुसलमानों की बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन थी साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में। अच्छा, बहुत सारे कमेंटेटर्स जो हैं इस बात को भी हाईलाइट करते हैं कि जो 10वीं सदी थी उसके आसपास जो है जो अशरी स्कूल ऑफ थॉट था उसका जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ, और उसका जो पूरा दारोमदार था वो ओकेजनलिज्म के ऊपर था। और साइंस का जो एक बुनियादी फार्मूला है कि कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर जो चलता है उसको ओकेजनलिज्म जो है वो बिल्कुल डिनाई करता है। और ये जो अशरी स्कूल ऑफ थॉट है, जब ये इंट्रोड्यूस हुआ तो मुसलमानों ने जो है वो फ़ौरन से जो है इसको अपना लिए एक तरह से। और क्योंकि इसमें जो है रैशनैलिटी की और इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज की कोई ज़रूरत पेश नहीं आती, और मुसलमानों ने इसको जो है वो लेजीनेस के वजह से जो है अडॉप्ट किया और हर चीज़ जो है वो खुदा के ज़िम्मे छोड़ दी। अब ये जो अशरी स्कूल ऑफ थॉट है इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ मुसलमानों को वो ये हुआ कि मुसलमानों की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थी जब वो गोल्डन एज के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे थे, एकदम से आके जो है वो 10वीं सदी में वो बैकफुट पे चले गए। और एक तरह से वो उन्होंने ये चीज़ अडॉप्ट करना शुरू कर दी कि कोई भी काम जो है वो खुदा की मर्जी और मंशा के बगैर नहीं हो सकता। साइंस को उन्होंने बिल्कुल डिनाई करना शुरू कर दिया। और अगर वो फुली डिनाई नहीं करते थे तो इस तरह से वो अपनी राय रखते थे लोग इन द रेफरेंस ऑफ अशरी स्कूल ऑफ थॉट के ऑन द बेसिस ऑफ ओकेजनलिज्म के जो लेट्स से कि जैसे पानी है वो जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है, लेकिन जो अशरी स्कूल ऑफ थॉट था या जो लोग उस पर बिलीव करते थे उनका ये कहना था कि ये जो है साइंस जो है वो बिल्कुल वसूख से नहीं कह सकती कि इस तरह ही होता वही है जो खुदा की मर्जी और मंशा चाहती है। और इस चक्कर में आके जो है मुसलमानों ने जब इस थॉट को, इस तरह की सोच को अडॉप्ट किया तो वो आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज जो है वो इस साइंस की फील्ड के अंदर जो है वो बैकफुट पे जाना शुरू हो गए। अच्छा, बहुत सारे कमेंटेटर्स जो हैं इस बात पे भी लोगों को या मुस्लिम क्लर्जी को जो है वो एक तरह से क्रिटिसाइज करते हैं कि ये जो जवाल का सामना करना पड़ा मुसलमानों को इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक वो दौर उन्होंने देखा जहाँ पे जो है उन्होंने बहुत गोल्डन एज थी और वो हर जगह पे डिस्कवरीज कर रहे थे, लेकिन इवेंचुअली जो है आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ अशरी स्कूल ऑफ थॉट सब कुछ उन्होंने जो है वो एक साइड पे कर दिया और मौसम खुदा के ज़िम्मे छोड़ के, और एक तरह से जो है ना वो बिल्कुल इंक्विजिटिव अप्रोच को जो है वो साइड पे लगा दिया, और बिल्कुल भी जो है वो जस्तजू नहीं की या एक तरह से मालूम नहीं किया कि जो कायनात में जो फिनोमिनाज हो रहे हैं उसके पीछे असबाब क्या हैं। अब इस बात पे भी बहुत सारे कमेंटेटर्स तनकीद करते हैं मुस्लिम क्लर्जी को, कि इस बात पे भी मुस्लिम क्लर्जी को बहुत सारे कमेंटेटर्स जो हैं वो तनकीद करते हैं कि उन्होंने लोगों के अंदर ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि दीन और दुनिया जो है, दीनी तालीम और दुनियावी तालीम जो है वो एक तरह से बिल्कुल अलग अलग है, और दीन का जो है वो दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं एक तरह से, या दुनियावी तालीम से उनका उसका कोई ताल्लुक नहीं, जबकि जो बाशऊर लोग हैं और जिनका जो है वो इल्म से जिनका लगाव या वाबस्तगी है, वो ये क्लेम करते हैं कि दीन जो है वो बिल्कुल भी एक तरह से जुदा नहीं है दुनियावी तालीम से। दीनी तालीम जो है उसके अंदर चाहे आप किसी कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट उठा लें, हिंदुओं की किताब उठा लें या मुसलमानों की जो है वो कुरान शरीफ को देख लें, या और जो क्रिश्चियंस की जो बुक्स हैं उनको देख लें, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि बहुत सारे फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स जो है वहाँ पे पाए जाते हैं। और जो है बहुत जगह पे ऐसा भी कहा गया है कि आप जो है वो कायनात पे गौर व फिक्र करो और इसको जानो कि इसके अंदर जो है वो असबाब किस तरह से पैदा हो रहे हैं, और इसके ऊपर तहकीक करो। लेकिन मुस्लिम क्लर्जी जो है उसने इस तरह का कॉन्सेप्ट लोगों के अंदर बिल्डअप किया है कि उन्होंने जो है वो दुनियावी तालीम को और दीनी तालीम को बिल्कुल सेपरेट कर दिया है, और जो है एक तरह से वो इस तरह की उनमें सोच
जो है रविश इस तरह की उनमें पाई जाने लग गई है कि वो दुनियावी तालीम को दीनी तालीम को दुनियावी तालीम से बिल्कुल जुदा करते हैं और उसमें कोई रेफरेंस नहीं देखते। हालांकि अगर आप एक सैनिटी वाले माइंडसेट के साथ चीज़ों को एनालाइज करें तो आपको पता ये चलेगा कि चाहे वो कुदरत का कोई भी फिनोमेना हो, ग्रेविटी को ले लें या गुब्बारे के अंदर जो हीलियम गैस है उसको ले लें जिसकी वजह से वो ऊपर जाता है, इसके पीछे का साइंस है, या मैथमेटिक्स में उसको ट्रायंगल को ले लें कि वो 180 डिग्री का एंगल क्यों बनाती है। तो इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं या टॉपिक्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर जो है वो अगर आप बात करें तो आपको उसमें जो है वो रियलिटी नज़र आएगी या आपको साइंस जो है वो उसका आंसर देगी। अब बहुत सारे कमेंटेटर्स जो हैं इस बात को भी हाईलाइट करते हैं कि लोग कंफ्यूज करते हैं एक तरह से दीनी तालीम को दुनियावी तालीम के साथ, और उनका ये मतम नज़र होता है कि अगर आपने जैसे मैंने जिक्र किया कि बहुत सारे कमेंटेटर्स उनका ये कहना है कि चूंकि मुसलमानों ने जो है वो दुनियावी तालीम को दीनी तालीम को दुनियावी तालीम से बिल्कुल सेपरेट कर दिया और क्लर्जी के कहने पे आके जो है वो एक तरह से ये डिस्टिंक्शन बना ली कि जो दीनी तालीम है वो दुनियावी तालीम से बिल्कुल बरक्स है और उसका कोई ताल्लुक नहीं। हालांकि कुरान के अंदर और जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि बहुत सारी दूसरी जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उसके अंदर या बुक्स हैं उसके अंदर बहुत सारे साइंटिफिक फैक्ट्स पाए जाते हैं। और कमेंटेटर्स एक बात और भी करते हैं कि लोगों के अंदर ये मिसकंसेप्शन है कि वो एक तरह से दुनियावी तालीम को या साइंटिफिक तालीम को जो है वो जोड़ना चाहते हैं कि उसका जो इदराक हुआ है या उसका जो शुरुआत हुई है वो हुई ही रिलीजियस बुक्स के रेफरेंस में हुई है। लाइक उनको पढ़ के जो है लोगों ने साइंसदानों ने जो है वो दरियाफ्तें की हैं। हालांकि इसका ताल्लुक बिल्कुल इस तरह से नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं कमेंटेटर्स ये राय रखते हैं कि लोगों ने जो है असाइड फ्रॉम हैविंग देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड बिलीविंग इन देयर रिलीजियस टेक्स्ट और रिलीजियस बुक्स, उन्होंने जो है वो साइंटिफिक अप्रोच और साइंटिफिक माइंडसेट के तहत जो है वो डिफरेंट डिस्कवरीज की, इन्वेंशंस की, उसके बाद जो है उसको दीन से रिलेट किया कि ये चीज़ जो है हमारी बुक्स के अंदर भी पाई जाती है। बहुत सारे कमेंटेटर्स जो हैं इस चीज़ को समझाने के लिए लोगों को इस तरह के मैट्रिक्स यूज़ करते हैं कि जो रिलीजियस बुक्स होती हैं या रिलीजियस टेक्स्ट होता है उसके अंदर जो है चाहे आप कुरान से पुरानी जो बुक्स हैं जो पहले जो नाजिल हुई उनके उनके हवाले देख लें, जैसे भगवत गीता है या बाइबल है या तौरा है। बहुत सारे आपको ऐसे फैक्ट्स साइंटिफिक फैक्ट्स उसके अंदर देखने को मिलेंगे, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड हो या मेडिसिन से रिलेटेड हो या फिजिक्स से या मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो फैक्ट्स हों, आपको वो जो है इन किताबों के अंदर देखने को फ्रिक्वेंटली मिलेंगे। इसका मतलब जो है अगर आप इस तरह से अखज़ करें कि जो जैसे कुरान मजीद है उसके अंदर भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो जिसको आप साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ रिलेट कर सकते हैं, लेकिन कमेंटेटर्स ये कहते हैं कि जो रिलीजियस बुक्स होती हैं ना वो एक तरह से जो आपके मॉरल्स हैं उसको डिफाइन करती हैं। रिलीजियस बुक्स को पढ़ के आप जो है वो कोई भी डिस्कवरी नहीं कर सकते या इन्वेंशन नहीं कर सकते या लेट्स से ओपन हार्ट सर्जरी नहीं कर सकते या उससे आप एक आइडिया ज़रूर ले सकते हैं या एक तरह से वो आपके दिमाग को या आपके थॉट प्रोसेस को जो है वो इनहेंस ज़रूर कर सकती है। बिकॉज बहुत सारी जगहों पे लिखा हुआ है इन डिफरेंट रिलीजियस बुक्स, इवन इन कुरान मजीद एज वेल, कि आप जो है वो कायनात पे गौर करो और इसमें जो राज पोशीदा है उसको जो है वो तलाश करो। तो बहुत सारे कमेंटेटर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि आप जो है अगर आप रिलीजियस जो टेक्स्ट है या रिलीजियस बुक्स हैं उसको सिर्फ मॉरल्स को जो है डिफाइन करने के लिए आप उसको इस्तेमाल करें तो वो बेहतर है, क्योंकि जो है रिलीजियस बुक्स का जो मामला है वो एक तरह से बिल्कुल डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू द साइंटिफिक बुक्स, बिकॉज religious books cannot be equated in terms of scientific books। तो बहुत सारे कमेंटेटर्स इस बात पे भी जो है वो क्लर्जी को तनकीद
کرتے ہیں کہ جو ایک اوور ایمفیسس پایا جاتا ہے لوگوں کے اندر کہ وہ سائنس کو جو ہے وہ ترجیح نہیں دیتے، یا سائنس کو جو ہے وہ ایک طرح سے بالکل ایسا مانتے ہیں، یا ٹیکنالوجی کو اس طرح مانتے ہیں کہ وہ بالکل دین کے برعکس ہے. اور اگر آپ سائنس کی طرف جاؤ گے تو یا ایک طرح سے ون سائڈ اپروچ جو ہے وہ لوگوں میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر آپ سائنس کی طرف جاؤ گے تو آپ دین سے باغی ہو جاؤ گے، اگر آپ دین کی طرف رجوع کرو گے تو پھر آپ کو سائنس نہیں آئے گی. حالانکہ یہ دونوں چیزیں آپس میں کو ریلیٹ کرتی ہیں. بہت جگہ پہ جو ہے وہ دین آپ کو کہتا ہے، احادیث بھی آپ کو سننے کو ملیں گی، دیکھنے کو ملیں گی، پڑھنے کو ملیں گی، جس کے اندر جو ہے وہ اس چیز کا بارہا کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ کائنات کے رازوں کو، جو کائنات اللہ نے بنائی ہے اس کے رازوں کو جانو، تحقیق کرو، ریسرچ کرو. لیکن مسلمان جو ہے وہ ایک طرح سے ہر چیز کا دار و مدار خدا پہ چھوڑ کے جو ہے نا بڑی ذمہ ہوئے ہیں. بہت سارے کمنٹیٹرز جو ہیں وہ اس بات کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ مسلم کنٹریز کے اندر چونکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ تقریباً 2 ارب سے زیادہ مسلمان پائے جاتے ہیں، تو نارملی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو مسلمان بچے ہوتے ہیں ان کی شروع سے تربیت اس طرح کی جاتی ہے کہ ان کو سوال پوچھنے سے جو ہے نا ڈسکریج کیا جاتا ہے ایک طرح سے، اور ان کو اسکول کے اندر جو ہے وہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ سوال آپ نہ پوچھو، جو بس آپ کا استاد یا جو آپ کی کلرجی آپ کو بتا رہی ہے بس چپ چاپ وہ عمل کر لو، اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید کرو، کوئی انکویزیٹو اپروچ نہ رکھو، کویسچننگ نہ کرو، اور کسی معاملے میں جو ہے وہ کسی بھی انسان کو کنفرنٹ نہ کرو. اگر آپ کرو گے تو اس سے جو ہے ان کی پوزیشن آف اتھارٹی چیلنج ہو جائے گی. اب اس کے ساتھ ساتھ کمنٹیٹرز اس بات پہ بھی اپنی رائے رکھتے ہیں کہ جب یہ سارے معاملات درپیش ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر یا کسی بھی سوسائٹی کے اندر، تو وہ سوسائٹی ایک طرح سے بالکل اسٹیگننٹ ہو جاتی ہے، اس کے اندر کوئی ترقی نہیں ہوتی. سائنس ٹیکنالوجی کے اندر جو ہے وہ بالکل ایڈوانس نہیں کر سکتے وہ لوگ. اسی لیے یہی وجہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ زوال پذیر ہے. یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود مسلمان جو ہیں وہ سائنس اور ڈیولپمنٹ پہ، ٹیکنالوجی کے اوپر بہت ایز کمپیئر ٹو یورپ بہت کم پرسنٹیج میں جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں. اور مثلا جہاں یورپ جو ہے وہ 4 گنا زیادہ کرتا ہے، وہاں پہ جو ہے مسلمان ممالک یا مسلمان کنٹریز جو ہیں، مسلمان لوگ جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر جو ہے ایجوکیشن پہ، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر کام کرتے ہیں یا اسپینڈ کرتے ہیں. ان کا ایکسپینڈیچر ہے ہی نہیں. اور دوسرا کمنٹیٹرز جو ہیں اس بات پہ بھی اپنی رائے رکھتے ہیں کہ اس مسلمان ممالک میں یہ جو ہے سوچ بہت عرصے سے پائی جانے لگ گئی ہے کہ جو فیتھ اور ریزننگ کا جو تعلق ہے وہ ایک طرح سے ان میں کانفلکٹ پایا جاتا ہے، جبکہ اس میں کمنٹیٹرز کی نظر میں جو ہے نا یہ کانفلکٹ ہونا نہیں چاہیے. لیکن لوگ جو ہیں وہ اس کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ اگر آپ ریزن کی طرف جاؤ گے تو آپ فیتھ آپ کا جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا، اگر فیتھ کی طرف جاؤ گے تو آپ ریزن نہیں کر سکتے. حالانکہ یہ بالکل الٹ ہے. اگر آپ ہائی سائٹ میں دیکھو تو آپ ریزننگ کو بھی جو ہے وہ ایک ساتھ رکھ سکتے ہو، اور مثلا انکویزیٹو اپروچ کو، سوال بھی آپ پوچھ سکتے ہو، اور ساتھ ساتھ اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، اپنے جو ریلیجس ٹیکسٹ ہے یا ریلیجس ٹیچنگز ہیں، ریلیجس بکس ہیں، اس کو بھی آپ ایک ساتھ رکھ کے جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہو. تو سلوشن جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں ویڈیو کے اختتام پہ تو وہ یہی ہے کہ لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ کلرجی کی بات کم سنیں، اور اپنی جو کویسچننگ ہے، فری ول ہے، فری تھنکنگ ہے، اس کا جو ہے ایک طرح سے اس کو نمایاں کریں، سامنے لے کے آئیں، اور اس کو ایگزیبٹ کریں، تاکہ جو ہے ان میں ایک انکویزیٹو اپروچ پیدا ہو، اور وہ ہر چیز کو جو ہے وہ سائنٹیفک اپروچ کے تحت جانیں. یہ تھا میری ویڈیو کا پارٹ 2. امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، انہیں بھی کہیں کہ سبسکرائب کریں تاکہ میری کمیونٹی بڑھے اور مجھے موٹیویشن ملے ٹو میک گڈ کنٹینٹ فار یو گائز. تھینک یو سو مچ فار ڈوئنگ دیٹ. آئی سی یو ان دی نیکسٹ ون. تب تک کے لیے اللہ حافظ.